गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा जी? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं मुझे बताइएगा, एम आई ऑडिबल? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं सब बच्चे? ओके ठीक है, थैंक यू बेटा जी। चलें, 15 स्टूडेंट्स हैं, जल्दी जल्दी से बाकी स्टूडेंट से भी कहिए ज्वाइन कर लें। मीनवाइल हम लेक्चर अपलोड कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है बेटा जी? मैं ठीक हूँ सायरा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हैं बेटा? चलिए, डायबिटीज़ मेलाइटस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट वो हम कवर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ की। ठीक है मैम। ओके गुड नरजिस, अच्छी बात है। जस्ट गिव मी 2 to 3 मिनट्स, लेक्चर अपलोड हो रहा है। जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है हम स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? जस्ट 19 स्टूडेंट्स, 18 स्टूडेंट्स आर हियर। बाकी स्टूडेंट्स को भी बुलाइए। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जो है मीनवाइल ज्वाइन कर लें हमें। एंडोक्राइन नर्सिंग यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टॉपिक जो है डायबिटीज़ मेलाइटस, वी जस्ट स्टार्टेड। केयर हमने पढ़ी, डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ क्या है, उनकी थोड़ी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस किया, और बाकी जो मैनेजमेंट है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, फार्माकोलॉजिकल थेरापी, इंसुलिन के बारे में डिस्कस किया, साइड्स ऑफ इंसुलिन क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं।
Enlist acute and chronic complications of diabetes mellitus, explain hypoglycemia and its clinical manifestation. Then we will discuss assessment and diagnostic findings of hypoglycemia and its management. Then we will see what is DKA, that is diabetic ketoacidosis, its pathophysiology and causes. ये आपको बार बार जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें मैंने आपके साथ बार बार डिस्कस किया था कि जो कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली जो कीटोन बॉडीज़ बनना शुरू होती हैं वो ज़ाहिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी जब सीवियर हो जाती है इन टाइप 1 डायबिटीज़ उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप होने के. Then we will discuss prevention and clinical manifestation of diabetic ketoacidosis and assessment and diagnostic finding. Then how we can identify the patient is going towards DKA and what is the management, how we have to manage the patient, and explain hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome. ये भी आपके साथ डिस्कस किया था. This is also another complication. Then we will see that what are the clinical manifestation, how we can assess and diagnose the patient who is going towards HNS, and what is the management. Then we will see what are the macrovascular complications of diabetes mellitus as well as microvascular complications of diabetes mellitus. Then we will discuss its pathophysiology. Then what is diabetic retinopathy, its type and clinical manifestation, assessment, diagnosis, medical management and nursing management of diabetic retinopathy. Then we will see what is diabetic nephropathy and its clinical manifestation, and how we can diagnose a patient with nephropathy. And then we will explain the neuropathies, its causes, what is peripheral neuropathy, clinical manifestation and its management. Then we will go towards autonomic neuropathies, उसके clinical manifestations क्या हैं. Then we will discuss its management. Then we all know कि जो हमारे diabetic patients हैं बहुत ज़्यादा they face the foot and leg problems. We will discuss and foot assessment किस तरह की होनी चाहिए, what are the important instructions which we should instruct our diabetic client कि किस तरह से उन्होंने अपने foot की care करनी है. Then we will discuss the nursing management for a diabetic patient who is undergoing surgery. अच्छा, आवाज़ तो मेरी आ रही है ना सब स्टूडेंट्स को? क्लियर है बेटा? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? चलिए सबसे पहले हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस देख लेंगे जिसमें हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को डिस्कस करेंगे. हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट जो है HHNS जो हमने कहा वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ. उसमें बेटा हाइपोग्लाइसीमिया अभी जैसे क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह से हाइपरग्लाइसीमिया इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, सेम पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि जाहिर है इंसुलिन दे रहे होते हैं, इंसुलिन रिएक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करती है, खाना टाइम पे नहीं लिया, ये वो सारे रीजंस है जिनकी वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है. जिस तरह से हाइपरग्लाइसीमिया एक बड़ी ख़तरनाक बड़ी डेंजरस सिचुएशन होती है, सेम हाइपोग्लाइसीमिया भी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है. हमें इससे भी अपने पेशेंट को प्रिवेंट करना होता है. जाहिर है हम पेशेंट को गाइड करेंगे, उन्हें अच्छे से इंस्ट्रक्ट करेंगे, then they will be able to identify their own situation, then they will be able to identify whether they are going in hypoglycemia. So hypoglycemia occur when the blood glucose level falls to less than 50 to 60 milligram per deciliter because of too much insulin or oral hypoglycemic agents, too little food or excessive physical activity. जो अभी पहले मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि या तो ऐसा होता है कि इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इंसुलिन पेशेंट ने बाय मिस्टेक एडमिनिस्टर कर ली है, या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के ऊपर है पेशेंट, या वो खाना बहुत कम खा रहा है. फॉर एग्जांपल उसने इंसुलिन तो उसी जो है उसकी जो क्वांटिटी है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन फूड वो बहुत कम ले रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी हो गई है. दीज आर द रीजंस बेसिकली. हाइपोग्लाइसीमिया मे अकर एट एनी टाइम ऑफ द डे or night. It often occurs before meals, especially if meals are delayed or snacks are omitted. For example, mid-morning hypoglycemia may occur when the morning regular insulin is peaking, whereas hypoglycemia that occurs in the late afternoon coincides with the peak of the morning NPH or lenti insulin.
Middle of the night hypoglycemia may occur because of peaking evening or pre-dinner NPH or late insulins, especially in patients who have not eaten a bedtime snacks. ओके, हम सबको पता है कि ज़ाहिर है पेशेंट हमारे इंसुलिन के ऊपर होते हैं, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं कि अगर ज़ाहिर है उन्होंने अपनी इंसुलिन ले ली है अगर नाइट टाइम की, लेकिन उन्होंने जो है खाना नहीं खाया ज़ाहिर है, तो इस वजह से भी मॉर्निंग टाइम में भी उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा जब मिड मॉर्निंग सिचुएशन होती है, जैसे 10-11 बजे के टाइम कुछ लोगों को आदत होती है स्नैक्स लेने की, अगर ज़ाहिर है वो अपने मॉर्निंग टाइम में अपनी इंसुलिन ले रहे हैं लेकिन उस टाइम वो अपना स्नैक मिस कर देंगे, देन पेशेंट go into hypoglycemia. Same is the case with afternoon coincidences कि अगर आपने दोपहर की डोज ली है लेकिन उसके बाद मील नहीं लिया, या फिर अपना आपको भूख लगी हुई है लेकिन इवनिंग टाइम में आपने कुछ भी नहीं लिया, तो ये वो सारे सिनेरियोज होते हैं, ये वो सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें जो है पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और इसके अलावा जो मॉर्निंग टाइम होती है उसमें भी ये सारी सिचुएशंस पेशेंट को फेस करना पड़ सकती हैं कि मॉर्निंग टाइम में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया किस वजह से हो सकता है कि हो सकता है रात को उसने अपनी इंसुलिन की डोज ली थी लेकिन उसने मील उस तरह से नहीं लिया जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो जाहिर है उस टाइम उस सिचुएशन में भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, कैसे पता लगेगा पेशेंट को कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो रहा है? द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, थैंक यू। The clinical manifestation of hypoglycemia may be grouped into two categories. Adrenergic symptoms पेशेंट शुरू कर सकता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सिस्टम के जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट को अपीयर हो सकते हैं। In mild hypoglycemia, as the blood glucose level falls, the sympathetic nervous system is stimulated, resulting in a surge of epinephrine and norepinephrine. This causes symptoms such as sweating, tremor, tachycardia, palpitation, nervousness, and hunger. Again, this is really understood कि जिस तरह से हमारा आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम फाइट एंड फ्लाइट होता है, हमारी बॉडी के ज़ाहिर है हार्ट को, ब्रेन को, हर चीज़ को ग्लूकोज की ज़रूरत है। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन होना शुरू होता है तो फ़ौरन से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्यों हो जाता है एक्टिवेट? क्योंकि ज़ाहिर उसको ब्रेन को ये मैसेज जा रहा होता है कि पेशेंट इज़ गोइंग समवेयर इन हाइपो, जैसे कि पेशेंट डाउन हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम सभी बात जानते हैं किसी भी वजह से, ये तो चलो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज है, उसके अलावा भी अगर पेशेंट किसी भी रीज़न से पेशेंट डाउन जाना शुरू करता है तो हमारी बॉडी फ़ौरन से कंपनसेट करना शुरू करती है। कंपनसेट करने के लिए वो अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होता है उसका काम यही है फाइट एंड फ्लाइट। वो फिर हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से बॉडी ज़ाहिर शेक करना शुरू करती है, ट्रेमर्स होते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पल्पिटेशंस होती हैं, स्वेटिंग होती है, नर्वसनेस होती है और हंगर होती है, फिर देन भूख लगना शुरू हो जाती है। ये तो था अगर लाइक हमारा पेशेंट माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया में है। अब जाहिर है आस्ता आस्ता प्रोग्रेस करना शुरू करता है अगर वो मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाता है। इन मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया द ड्रॉप in blood glucose level deprives the brain cells of needed fuel for functioning. Signs of impaired functions of the CNS may include inability to concentrate, headache, lightheadedness, confusion, memory lapses, numbness of the lips and tongue, slurred speech, impaired coordination, emotional changes, irritation or combative behavior. Dual vision हो सकती है, ड्रोजीनेस हो सकती है. Any combination of these symptoms in addition to adrenergic symptoms may occur with
मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। अब जब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल जाहिर है एक माइल्ड स्टेज पे था, ड्रॉप हो रहा था, ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू होगा तो ऑब्वियसली पेशेंट जाएगा इनटू द सिचुएशन दैट इज़ कॉल्ड मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें जो हमारी ब्रेन होता है उसके सेल्स को जो नीडेड ग्लूकोज है, जो नीडेड फ्यूल है अपना काम करने के लिए, वो मिलना बंद हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब ब्रेन को मिलना बंद होगा तो जो CNS के फंक्शन है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस है, वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होने शुरू होंगे। पेशेंट उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को, बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखिए। अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या फिर मॉर्निंग टाइम में जिन स्टूडेंट्स को अगर ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं होती, उसके बगैर वो कॉलेज अटेंड करने आ जाते हैं, तो यू कैन नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। इतना ज़्यादा आप उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके ब्रेन को फ्यूल नहीं मिल रहा होता। सो ये वो सारी सिचुएशंस हैं, यानी मेमोरी लॉसेस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस अगर आ जाते हैं तो ज़ाहिर है स्लर्ड स्पीच है, नमनेस फील होना शुरू हो जाती है लिप्स में, टंग्स में, और ज़ाहिर है आपका CNS इन्वॉल्व है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आपकी मेमोरी पर इफेक्ट होगा, डबल विजन हो सकती है, ड्रॉजीनेस हो सकती है। ये वो सारी जो सिम्टम्स जो मैंने आपको माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के बताए वो, और ये जो मॉडरेट में मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये दोनों सिम्टम्स मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में आपको अपने पेशेंट के अंदर नज़र आ सकते हैं। जी बेटा अक्सा, मैं बोल रही हूँ। बाकी स्टूडेंट्स को तो आवाज़ आ रही है, आप बेटा चेक कर लें अपना इंटरनेट कनेक्शन। मैं बोल रही हूँ, ये देखें जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की ऑलरेडी, थोड़ा सा उनको पिक्टोरल फॉर्म में शो करने की कोशिश की है ताकि आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए शेकीनेस है, फीलिंग कोल्ड एंड क्लेमी, कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाती है, मतलब अगर आप उसको हाथ लगाए तो बड़ी ठंडी स्किन होती है। मूड चेंजेस होते हैं, सडनली मूड चेंज हो रहे होते हैं, और एनर्जी लेवल आपका बिल्कुल डाउन हो जाता है। आपको भूख लगेगी और भूख की वजह से इवन आपको नोज़िया फील हो सकता है। यू माइट बी फीलिंग एंग्शियस, आपकी स्किन पेल हो सकती है, पल्पिटेशन या टैकीकार्डिया पहले आपको बता दिया, ब्लर्ड विजन, एंड यू विल बी हैविंग रेस्टलेस स्लीप, आप जो काम स्लीप नहीं दे सकते। अब तीसरी सिचुएशन आ जाती है बेटा जी, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है। पहले हमने माइल्ड पढ़ा, फिर आपके साथ मॉडरेट डिस्कस किया, देन दिस इज द स्टेज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। CNS function is so impaired that the patient need the assistance of another person for treatment of hypoglycemia। ये वो सिचुएशन होती है कि जिसमें आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाती है, इवन आप इसमें जो है बेहोश भी हो सकते हैं, यानी आपका कॉन्शियस लेवल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें ऑब्वियसली जब आप ऐसी सिनेरियो को देखते हैं, इस सिचुएशन तक आप पहुंच जाते हैं, आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो चुकी है, हियर यू नीड अनदर पर्सन्स असिस्टेंस, किसी और शख्स की आपको ज़रूरत होती है जो आपकी हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट कर सके। जैसे मैंने आपको ये इसमें एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं, जो साइन सिम्टम पेशेंट आपका जिस तरह से आपके सामने बिहेव कर रहा होगा, ड्रंकन लाइक बिहेवियर, मिसलर्ड स्पीच होगी, बात नहीं कर पाएगा ठीक से, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको। बाकी मैंने आपको भी बताया कि आपका कॉन्शियस लेवल जो है वो बिल्कुल लो हो सकता है, इवन यू माइट बी गोन इनटू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, देन कन्वर्जन और सीजर्स हैं, very low energy level, extremely tired, and you are difficult to wake up, and temporary paralysis भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आपको हाइपोग्लाइसीमिया बताया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, देन माइल्ड, व्हाट इज माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, इनके साइन सिम्टम्स किस तरह से पेशेंट इन तीनों सिचुएशंस में जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। ये सारी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की। ओके ठीक है, गुड। चलिए आगे मूव करते हैं। देन वी विल सी हाउ वी कैन असेस और डायग्नोज कि हमारा पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया से डेवलप हो रहा है। Symptoms of hypoglycemia may occur suddenly and vary considerably from person to person. To some degree, this may be related to the actual level to which the blood glucose falls or to the rate at which it falls. अच्छा, पहले तो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं ये बड़े सडनली जो है अकर होते हैं, बड़े अचानक से आपके सामने आना शुरू होते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। आपको इतने ढेर सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सिम्टम्स आपको
एक ही पेशेंट के अंदर मिलेंगे। सो ऑब्वियसली ये जो सिम्टम्स हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। और दो चीज़ें होती हैं जिन पर ये डिपेंड कर रहे होते हैं, या तो समटाइम ऐसा होता है कि आपका इनी ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट का कितना ज़्यादा एक्चुअली फॉल हुआ है, या फिर किस रेट से वो फॉल हो रहा है, यानी बहुत रैपिड वो फॉल हो रहा है या फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड ग्लूकोज का लेवल डाउन जा रहा है। फॉल रैपिडली टू 120 मिलीग्राम पर डेसी लीटर तो पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, और फॉल स्लोली लेस देन 50 पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक। देखिए ये कितनी अजीब सी सिचुएशन है अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। यही मैंने अभी आपको दो बातें अभी मैंने पहले आपके साथ डिस्कस की थी, उसी के एग्जांपल से आप लिखिए कि समटाइम हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है कि पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ऑल्दो 120 से नीचे आके लाइक 130 120 तक होता है, लेकिन वो बड़ा रैपिड फॉल हुआ था, बड़ी तेज़ी से फॉल हुआ था, तो आपके पेशेंट में आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इवन 50 से कम चला जाता है, 50 से भी नीचे चला जाता है, लेकिन आपका पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है। तो देखिए कितनी मतलब ये कितनी ज़्यादा डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो इसीलिए जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी जो, मैं आपको पिछले लेक्चर में बार बार ये बात समझा रही थी कि डायबिटिक पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उनको एजुकेट करना, उसमें उनकी डाइट आ जाती है, उनका एक्सरसाइज प्लान आ जाता है, फिर उसके अलावा उनका इन्वायरमेंट किस तरह से उनकी एक्सरसाइज के ऊपर इफेक्ट करता है, उनकी सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की कैसी होनी चाहिए। ये वो सारी सिचुएशंस है जो मैं आपको बार बार समझाती रही हूँ। उसका रीज़न ये है, देखिए पेशेंट अगर मॉनिटर करता रहेगा अपनी रेगुलर, तो जाहिर है उससे पता लगता रहेगा ना कि वो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल किस तरफ जा रहा है, डाउन तो नहीं हो रहा, हाइपो में तो नहीं जा रहा। अब देखिए 50 से भी कम पेशेंट चला गया लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, क्यों? क्योंकि उसके ब्लड ग्लूकोज का लेवल आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा है। बट दिस इज रियली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। Decreased hormonal responses to hypoglycemia may also contribute to lack of symptoms of hypoglycemia. This occurs in some patients who have had diabetes for many years. अच्छा, एक और सिचुएशन होती है जो हमने सबसे पहले माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया में आपको बताया कि एडिनर्जिक सिम्टम्स पेशेंट को आना शुरू होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। तो जो हमारे पास लॉन्ग टर्म केसेस हो जाते हैं डायबिटीज़ के, यानी पुराने पेशेंट्स हो जाते हैं डायबिटीज़ के, उनमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेशेंट्स में जो एड्रेनर्जिक सिम्टम्स होते हैं ना बेटा, वो समटाइम बहुत लेट डेवलप होते हैं, या फिर हमारा पेशेंट जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यानी उसकी बॉडी उसके साथ कंपनसेट करती रहती है और वो सिम्टम्स सामने नहीं आते। जाहिर है जब वो सिम्टम्स माइल्ड स्टेज के हैं वो सामने ही नहीं आएंगे, वही सिम्टम्स मॉडरेट में भी आपके पास शो हो रहे हैं, मॉडरेट में भी वो सिम्टम्स सामने नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो पेशेंट है वो तो इतना ज़्यादा हाइपो में जाएगा ही ना विदाउट showing any symptoms. So this is also another reason कि वो जो बॉडी का हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है जिसने आपके एडिनर्जिक सिम्टम्स को शो करना है, who can identify that your patient is going towards hypoglycemia, जब वो सिम्टम्स ही शो नहीं होते तो ऐसी सिचुएशन में भी बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है कि हमारा पेशेंट जो है हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसके अलावा बेटा जी, अफेक्टेड पेशेंट मस्ट परफॉर्म SMPG ऑन अ फ्रीक्वेंट रेगुलर बेसिस, स्पेशली बिफोर ड्राइविंग और एंगेजिंग अदर पोटेंशियली डेंजरस एक्टिविटीज़। ये वो सिनेरियोज हैं, जाहिर है आपका पेशेंट जो है वो सिम्टम्स तो उसको नहीं अपेयर हो रहे ना, उसको खुद भी नहीं पता लग रहा, आपको क्या नज़र नहीं आ रहा, उसे खुद भी मालूम नहीं हो रहा, उन चीज़ों का नहीं पता लग रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्पेशली, वैसे तो आपको मैं बार बार समझा रही हूँ जो एक रूटीन है SMPG की उसे फॉलो करना है, लेकिन स्पेशली अगर आपका पेशेंट जो है आप उसे इंस्ट्रक्ट करें कि अगर आप ड्राइव करने लगे हैं या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगे हैं जिसमें कोई थोड़ा बहुत भी पोटेंशियली डेंजर मौजूद है, तो आप उसके लिए पहले अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करें, पहले आप उसे चेक करें, तसल्ली करें, अच्छा आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है विद इन नॉर्मल रेंज है, यू आर नॉट इन हाइपो सिचुएशन एंड नॉट इन हाइपर ग्लाइसीमिया। सो आप जो है वो अपना ड्राइविंग है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी है उसमें खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं।
चलिए जी, थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स, वी ऑल नो कि ज़ाहिर है ग्लूकोज का जो आपका बेस्ट सोर्स है दैट इज़ कार्ब्स. Immediate treatment must be given when hypoglycemia occurs. The usual recommendation is for 15 gram fast-acting concentrated sources of carbohydrate, such as the following given orally: 3 or 4 commercially prepared glucose tablets, 4 to 6 ounces of fruit juice or regular soda, 6 to 10 hard candies, 2 to 3 tablespoons of sugar or honey. The blood glucose level should be retested in 15 minutes and retreated if it is less than 70 to 75 milligram per deciliter. ओके, ये भी आपका बिल्कुल कॉमन सिचुएशंस है, ये सिनेरियोज आपने एनकाउंटर भी किए होंगे. अगर किसी के घर जो है कोई रिलेटिव हो सकते हैं, मदर है, किसी को भी डायबिटीज़ है, तो आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि वो सिंपल हम जो घरों में प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि अगर पेशेंट आपका ज़ाहिर माइल्ड सिचुएशन के अंदर है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप कर रहा है, इवन मॉडरेट सिचुएशन में भी द पेशेंट इज़ एबल टू ट्रीट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसमें क्या करते हैं, फ़ौरन से वो कैंडीज़ खाना शुरू कर देते हैं. तो यही चीज़ें हैं कि इमीडिएट ट्रीटमेंट, हमने पेशेंट को ज़ाहिर है हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो फ़ौरन से आपने इमीडिएटली अपने पेशेंट को ट्रीट करना है. जो यूजुअल रिकमेंडेशन है दैट इज़ बेटा 15 ग्राम ऑफ फास्ट एक्टिंग कंसनट्रेटेड सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट के देने हैं जो नॉर्मली दिए जाते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है और कैंडीज़ मौजूद हैं तो बहुत आसान हल होता है कि हम उन्हें 6 to 10 हार्ड कैंडीज़ दे देते हैं या किसी फ्रूट का जूस दे दिया जाता है. इवन जो ये बाज़ार में टेन्स और पैक जूसेस मिलते हैं ये भी दे देते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है इसमें काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन में शुगर होती है. इसके अलावा प्रिपेयर्ड कमर्शियली ग्लूकोज टैबलेट्स मिलती हैं या फिर 2 to 3 टेबल स्पून आप शुगर या हनी दे सकते हैं. लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स यू हैव टू चेक वेदर द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ द पेशेंट इज़ विद इन नॉर्मल रेंज या स्टिल तो हाइपो है. तो ऑब्वियसली अगर वो स्टिल 70 to 75 से कम है तो आप उसको रिट्रीट कर सकते हैं इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया. लेकिन साइड बाय साइड ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर ऐसा ना हो कि आप पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट करते रहें और उसको चेक ना करें और पेशेंट आपका जो है वो सडन से हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाए. इसलिए चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. If the symptoms persist for longer than 10 to 15 minutes after initial treatment, the treatment is repeated, even if blood glucose testing is not possible. Once the symptoms resolve, a snack containing protein and starch is recommended unless the patient plans to eat a regular meal or snack within 30 to 60 minutes. अच्छा, क्यों सना क्यों चेंज लग रही है? थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ शायद इसलिए आपको लग रहा होगा. अच्छा, सिम्टम ज़ाहिर है अगर परसिस्ट कर रहे हैं हमारे 10 to 15 मिनट्स के बाद भी, हमने पेशेंट को इनिशियली ट्रीट किया, 10 to 15 मिनट्स के बाद भी वो जो सिम्टम्स है वो परसिस्ट कर रहे हैं, सो आपने, मैंने आपको पहले बता दिया कि ट्रीटमेंट को आपने रिपीट करना है. ये वो सिनेरियो है कि इवन इफ़ यू डोंट हैव द फैसिलिटी टू चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इवन देन यू हैव टू रीट्रीट दैट योर पेशेंट. आपको रिपीट करना है वो सारा कुछ. क्यों? क्योंकि मैंने लेक्चर के दौरान भी आपको ये बताया था कि ऑल्दो हाइपरग्लाइसीमिया इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली थ्रेटनिंग कंडीशन, बट हाइपोग्लाइसीमिया इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग. सो हमने रिस्क नहीं लेना. अब आपको नज़र आ रहा है आपका पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस सा हो रहा है, आप उससे उसको ग्लूकोज लेवल को बस यही माइंड में रखें कि जी हमने इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है. उस टाइम पे हम बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले सकते. उसके बाद जब सिम्टम रिजॉल्व हो जाते हैं सो ऑब्वियसली इतना हमने उसे ग्लूकोज दिया है तो साथ पे हम प्रोटीन भी अपने पेशेंट को एक ऐसा स्नैक, जब वो ज़ाहिर ठीक हो जाए, ये नहीं है कि अनकॉन्शियस स्टेज में है जी बस उसको आफ्टर 30 to 60 मिनट आपने स्नैक दे देना. नहीं, आपका पेशेंट जब ज़ाहिर है हाइपोग्लाइसीमिक सिचुएशन से बाहर आएगा तो वो कॉन्शियस हो जाएगा, फिर आप उसको 30 to 60 मिनट के बाद जो है वो एक जो है स्नैक ऑर्डर कर मतलब दे सकते हैं, खा ले इफ़ ही और शी इज़ ओके एंड फीलिंग वेल. बाकी ये है कि अगर वो रेगुलर मील लेना चाहे तो तकरीबन 1 घंटे बाद आप उसको उसकी जो नॉर्मल मील है वो दे सकते हैं. इनिशिएटिंग इमरजेंसी मेजर्स, इमरजेंसी मेजर्स किस तरह से इनिशिएट करने हैं, क्या करना है हमें, वो हम देख लेते हैं. इन इमरजेंसी सिचुएशंस फॉर एडल्ट्स हु आर अनकॉन्शियस एंड कैन नॉट स्वालो, ऑब्वियसली ये वो सिनेरियो है कि जहाँ पे आपका पेशेंट सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला गया, पेशेंट इज़ अनएबल
to initiate any measures for treating hypoglycemia, तो obviously अब हमने उसे treat करना है. So an injection of glucagon 1 milligram can be administered either subcutaneously or intramuscular. After injection of glucagon, the patient may take as long as 20 minutes to regain consciousness. A concentrated source of carbohydrate, which is followed by a snack, should be given to the patient on awakening to prevent recurrence of hypoglycemia. अच्छा, ज़ाहिर है इमरजेंसी सिचुएशन है, हमने पेशेंट को ट्रीट करना है, उसमें आप एडल्ट की डोज है 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकागोन देते हैं, IM दे दें या सबक्यूटेनियसली दे दें, तो तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के बाद आपका जो पेशेंट है, ज़ाहिर है उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल रेज होना शुरू होगा और वो अपने कॉन्शियस लेवल को रीगेन कर लेगा. सो दिस इज़ अ कंसनट्रेटेड ऑब्वियसली सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. उसके बाद आप, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस लेवल उसने रीगेन कर लिया है, पेशेंट आपका अवेक हो गया है, जाग गया है, ठीक है, अब आप उसको जो स्नैक है वो दे सकते हैं उसके बाद, ताकि हम फर्दर आगे रिकरेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकें. Some patients experience nausea after the administration of glucagon. If this occurs, the patient should be turned to the side to prevent aspiration in case the patient vomits. In hospital and emergency departments, for patients who are unconscious or cannot swallow, 20 to 50 ml of 50% dextrose water may be administered IV. ये हमेशा याद रखिएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया के लिए नहीं है. Whenever your patient is experiencing nausea, तो या फिर आपको पता है कि थोड़ी देर पहले भी आपके पेशेंट ने इवन अगर वॉमिट किया है, तो ट्राई टू टर्न योर पेशेंट टू द साइड. आप उसको हमेशा जो है, और ज़्यादा प्रेफर ये है कि अगर आप उसको लेफ्ट साइड पे जो है वो करवट दे के लिटा दे, ताकि जो भी अगर वो कुछ वॉमिट करता है वो एस्पायरेट होके उसके जो ट्रेकिया है उसके अंदर ना जाए, ठीक है. बाकी हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, स्वॉलो नहीं कर सकता, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है. आप लोग हॉस्पिटल साइड पे गए होंगे तो देखा ही होगा 50% जो डेक्सट्रोज वाटर होता है सिंपल, वो हम तकरीबन 25 to 50 ml अपने पेशेंट को बोलस में IV दे देते हैं. प्रोवाइडिंग पेशेंट एजुकेशन, लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करते रहे थे कि एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. वैसे तो हर डिजीज़ के लिए ज़ाहिर है आप अपने पेशेंट को अगर एजुकेट करते हैं तो वो पेशेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशिएंट होता है, और आपके लिए भी. आपका पेशेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करता है, आपके साथ कोऑपरेट करना शुरू करता है. So hypoglycemia is prevented by a consistent pattern of eating, administering insulin and exercising. Between meal and bedtime snacks may be needed to counteract the maximum insulin effect. So क्या उन्हें खाना है, किस टाइम पर खाना है, इंसुलिन कौन सी रिकमेंडेड जो भी है, इतने यूनिट्स है, ये सारी चीज़ें उनको आपने बार बार एजुकेट करना है. एक्सरसाइज कब करनी है, हॉट एंड कोल्ड वेदर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए आपका, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए. बिटवीन मील स्नैक कितने ज़रूरी हैं, बेड टाइम स्नैक कितना ज़रूरी है, ताकि इंसुलिन ज़ाहिर आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट को काउंटरएक्ट कर सकें. ये सारी चीज़ें आपने अपने पेशेंट को एजुकेट करनी है. इन जनरल द पेशेंट शुड कवर द टाइम ऑफ पीक एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन बाय ईटिंग अ स्नैक एंड बाय टेकिंग एडिशनल फूड व्हेन द फिजिकल एक्टिविटी इज increased. So पीक टाइमिंग जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने इंसुलिन लगा ली है, मॉर्निंग टाइम पे लगाई है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक योर ब्रेकफास्ट. आप अपना ब्रेकफास्ट डिले ना करें. इसी तरह से अगर आपने दोपहर में या इवनिंग में आपने इंसुलिन एडमिनिस्टर की है, तो उसके बाद आप अपना जो है मील को डिले ना करें, क्योंकि बेटा वो पीक टाइम होता है जिस टाइम आपने इंसुलिन को एडमिनिस्टर कर दिया. अब इंसुलिन की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी ही देर में अपने पीक लेवल के ऊपर पहुंच जाती है. अगर आप उस टाइम उसको काउंटरएक्ट करने के लिए फूड वहाँ अवेलेबल नहीं होगा, तो पेशेंट जो है ऑब्वियसली वो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा उसके अंदर. तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपने अपने पेशेंट को एजुकेट करना है. Routine blood glucose tests are performed so that changing insulin requirements may be anticipated and the dose adjusted. Because unexpected hypoglycemia can occur, all patients treated with insulin should wear an identification bracelet or tag stating that they have डायबिटीज़. ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो शायद हमारे कंट्री में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट आउट ऑफ कंट्री होती है. और खैर हम
इसे खुद से इनिशिएट कर सकते हैं, इसमें कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है जो हम ना कर सकें। ज़ाहिर है रूटीन ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जो बार-बार आपको समझा रही हूँ कि इंसुलिन के ऊपर है पेशेंट, तो बहुत ज़रूरी है कि रूटीनली हमारा पेशेंट अपना जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको चेक करे, ताकि हमें इंसुलिन की डोज को एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो उसके लिए उसको हम एंटीसिपेट कर सकें, पहले से हमें पता हो कि हमने इसको चेंज करना है। इसके अलावा बेटे बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को अनएक्सपेक्टेडली किसी भी वक्त डेवलप हो सकता है, पेशेंट यूँ एकदम से सडन से अनकॉन्शियस होकर गिर जाएगा। सो अगर हमने अपने पेशेंट के हाथ पे कोई ब्रेसलेट या उसके गले में कोई छोटा सा टैग हम लिख सकते, उसके ऊपर लिखा हो, मेंशन हो दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैज़ डायबिटीज़, कि इस शख्स को डायबिटीज़ है, सो ऑब्वियसली हमारे माइंड में बहुत से ये चीज़ है कि शायद पेशेंट इस तरह से अनकॉन्शियस होकर गिर गया है तो हो सकता है ये डायबिटीज़ हो। हमारे पास अगर ज़ाहिर है ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करने की उस टाइम फैसिलिटी मौजूद होगी तो हम फ़ौरन से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा, हम उसे अकॉर्डिंगली ट्रीट कर देंगे। नहीं तो एटलीस्ट वही सिचुएशन जो पहले बताया था, अगर ऐसी कोई भी सिनेरियो है तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है, उससे बचाना है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम अपने पेशेंट को यही कंसीडर करेंगे, उस शख्स को यही कंसीडर करेंगे कि शायद ये हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया और हम उसे उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। Patient and family member must be instructed to recognize the symptoms of hypoglycemia and regularly check the blood glucose level. Patient हो गए, उनके family member हो गए, दोनों को इंस्ट्रक्ट करना है, बहुत क्लियरली समझाना है, उनकी फिंगर टिप पर ये चीज़ें होनी चाहिए कि व्हाट आर द सिम्टम्स, कि ये अगर हमें अपने पेशेंट नज़र आएंगे तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो रहा है। और ऑब्वियसली रेगुलर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है। Autonomic neuropathy or beta blockers such as propranolol to treat hypertension or cardiac dysrhythmias may mask the typical symptoms of hypoglycemia. अच्छा, इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। पेशेंट किसी किस्म के बीटा ब्लॉकर के ऊपर तो नहीं, जैसे इंडोरॉल के ऊपर होते हैं, तो ये वो ज़ाहिर है हाइपरटेंसिव, यूजुअली पेशेंट डायबिटिक होते हैं तो उसके साथ साथ हाइपरटेंशन भी उन्हें मोस्टली केसेस में होता ही है। सो ऐसा भी होता है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब मिसमैच करना शुरू कर दें हाइपोग्लाइसीमिया के साइन सिम्टम्स को, जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पेशेंट विद डायबिटीज, स्पेशली दोज रिसीविंग इंसुलिन, लर्न टू कैरी सम फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर विद देम एट ऑल टाइम। ये वही बात जो मैंने आपसे अभी कही थी कि बहुत सिंपल कि आप शुगर, वाइट शुगर जो होती है वो अपने पास हर वक्त रखें अपने पर्स में, या फिर बहुत सिंपल चीज़ है कैंडीज़, तो वो ऑलमोस्ट हम अपने पर्स में बड़े आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो इंसुलिन के ऊपर हैं, उनके आपने ये इंश्योर करना है, आपके फैमिली मेम्बर हैं और आपने इंश्योर करना है कि उसके पर्स के अंदर जो है वो इंसुलिन हर वक्त, सॉरी जो शुगर कैंडीज़ हैं एटलीस्ट वो हर वक्त मौजूद हैं, ताकि अगर ऐसा कोई उनको सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो माइल्ड स्टेज में ही वो उसे आइडेंटिफाई कर लें और जो है उसको शुगर को ले लें। ओके, चलिए टाइम ज़्यादा ही हो गया है, 10 मिनट्स रह गए हमारे पास, अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, फिर टाइम बचा तो हम इसको फर्दर पढ़ लेंगे। तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अटेंडेंस मार्क करवा लें।
ओके बेटा जी, कोई क्वेरी है यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा सना, मैं अच्छा ठीक है, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है जी। जी सना, थोड़ा सा हाँ ये इशू है। चलिए, नाम सुने। अरूज ने कहा था जो स्टूडेंट एब्सेंट है मैं उनके नेम कॉल कर रही हूँ, अगर स्टिल दे आर प्रेजेंट तो मुझे बता दीजिएगा बेटा। अनीला जावेद एब्सेंट है मेरे पास, अक्सा लियाकत एब्सेंट हैं, अरूज फवाद एब्सेंट हैं, जेनेट एब्सेंट हैं, मदीहा फातिमा, महनूर एब्सेंट हैं। अच्छा जी, निमरा जावेद, राबिया हसन, सबा परवेज़, सारा, शहबाज, ज़ैनब जी, ये स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है तो मुझे जल्दी से बता दें ताकि मैं मार्क कर दूँ। नरजिस हो गई आपकी अटेंडेंस बेटा, साफिया आपकी भी हो गई है, केजिया आपकी भी हो गई है। चलें ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है AHN का जो हमारा कल होगा लेक्चर उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका ब्रेक टाइम है, लेकिन ब्रेक के बाद सब टाइम पे आ जाएं ताकि हम अपना नर्सिंग एथिक्स का लेक्चर टाइम स्टार्ट कर लें। ठीक है बेटा जी, टेक केयर।